नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 12 आरोह भाग 2 का चौथा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें रघुवीर सहाय जी की एक कविता दी गई है, कैमरे में बंद अपाहिज। तो आइए कविता पढ़ने से पहले हम शुरू करते हैं रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय। रघुवीर सहाय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील कवि हैं। रघुवीर सहाय जी जो हैं वो समकालीन यानी अपने काल के अपने समय के हिंदी कविता के संवेदनशील कवि रहे हैं। इनका जन्म लखनऊ में सन 1929 में हुआ था। इनकी संपूर्ण शिक्षा लखनऊ में ही हुई थी और वहीं से लखनऊ से ही इन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए किया था। रघुवीर सहाय जी जो हैं वो अपने जीवन के प्रारंभ में, जीवन के शुरू के दौर में पत्रकारिता का काम करते थे। इन्होंने प्रतीक अखबार में सहायक संपादक के रूप में काम किया। फिर ये आकाशवाणी के समाचार विभाग से जुड़े रहे और कुछ समय तक इन्होंने हैदराबाद से निकलने वाली पत्रिका कल्पना में काम किया और उसके बाद इन्होंने दैनिक समाचार पत्र जो होते हैं नवभारत टाइम्स और दिनमान में भी काम इन्होंने किया। इनके संपादक के रूप में भी ये जुड़े रहे। तो इस तरह से रघुवीर सहाय जी जो हैं वो एक साहित्यकार होने के साथ साथ एक पत्रकार भी रहे हैं। साहित्य सेवा के कारण उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इनका देहावसान सन 1990 में दिल्ली में हुआ था। आगे हम देखते हैं रघुवीर सहाय जी की प्रमुख रचनाएं। इनकी कुछ आरंभिक कविताएं अगेय द्वारा संपादित दूसरा तार सप्तक जो 1935 में प्रकाशित हुआ था उसमें छपी थी। अगेय जी क्या थे कि 7 कवियों का एक समूह होता था और उस समूह की जो रचनाएं होती थी वो तार सप्तक में निकलती थी और अगेय जी ने इस तार सप्तक का संपादन किया था। तो अगेय जी द्वारा निकला हुआ जो दूसरा तार सप्तक था उसमें जो 7 कवि थे उनमें से एक कवि रघुवीर सहाय जी भी थे। यानी कि अगेय जी के दूसरे तार सप्तक में जो 1935 में प्रकाशित हुआ था उसमें रघुवीर सहाय जी की भी कुछ रचनाएं प्रकाशित हुई थी। और आगे देखिए इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं। इनके महत्वपूर्ण काव्य संकलन कौन कौन से हैं? सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं। ये इनके क्या हैं? महत्वपूर्ण काव्य संकलन हैं। और रघुवीर सहाय ने अपने काव्य में आम आदमी की पीड़ा को अभिव्यक्त किया है। रघुवीर सहाय जी जो हैं उन्होंने अपनी रचनाओं में आम आदमी की पीड़ा को व्यक्त किया है। इनकी जो रचनाएं हैं वो आम आदमी की पीड़ा से जुड़ी हुई हैं। तो ये था इनका जीवन परिचय रघुवीर सहाय जी का। और अब पढ़ेंगे हम हमारे पाठ्यक्रम में जो कविता दी गई है कैमरे में बंद अपाहिज, उस कविता का परिचय जो हमारी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं। कविता का शीर्षक है कैमरे में बंद अपाहिज। आइए कविता का परिचय पढ़ना शुरू करते हैं। अत्यंत साधारण और अनायासी प्रतीत होने वाली शैली में समाज की दारुण विडंबनाओं को पकड़ने की जो कला रघुवीर सहाय जी की कविताओं में मिलती है उसका प्रतिनिधि उदाहरण है यहाँ प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिज, जो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। देखिए यहाँ कहा गया है कि रघुवीर सहाय जी की जो लेखन शैली है, जो भाषा शैली है, उसकी विशेषता बताई गई है कि रघुवीर सहाय जी की जो भाषा शैली है, जो लेखन शैली है, वो अत्यंत ही साधारण और अनायास सी प्रतीत होने वाली, अनायास सी दिखने वाली जो शैली है उसमें इतनी शक्ति है, ऐसी कला है कि जो समाज की दारुण विडंबनाएं हैं, जो दुखद घटनाएं हैं, उनको बहुत ही सहजता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ, बहुत अच्छी कला के साथ प्रस्तुत कर देते हैं। और इन्हीं कला का, इन्हीं विशेषता का एक उदाहरण है हमारे पाठ्य पुस्तक में दी गई कविता कैमरे में बंद अपाहिज। इस कविता में भी आप पढ़ते समय देखेंगे कि कितनी सहज और सरल भाषा में समाज के एक वर्ग की जो पीड़ा है उसको बहुत ही सुंदरता के साथ, बखूबी के साथ, जो हमारे मन को छूती हुई जाती है उसके साथ यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। और इनकी ये जो कविता है
वो लोग भूल गए हैं काव्य संग्रह से ली गई है। आगे देखिए, इस कविता में कवि बता रहे हैं कि शारीरिक चुनौतियों को झेलते व्यक्ति से टेलीविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए उससे कैसी भंगिमा की अपेक्षा की जाएगी। इसका लगभग सपाट तरीके से बयान करते हुए कवि ने एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यमों के संबंधों को रेखांकित किया है। देखिए, इस कविता में कवि बता रहे हैं कि शारीरिक चुनौतियों को झेलते हुए व्यक्ति को टेलीविजन कैमरे वाले अपने पास बुलाएंगे और एक कमरे में बंद करके कैमरे के सामने उस व्यक्ति से किस तरह के अमानवीय, क्रूर और करुणाहीन सवाल पूछेंगे। वो किस लिए? केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और किस तरह से उस व्यक्ति से कैसे व्यवहार की वो अपेक्षा करते हैं कि हम जैसा चाहें वैसा ही व्यवहार, वैसी ही भाव भंगिमा, वैसे ही अपने पीड़ा को ये जो अपाहिज है वो अभिव्यक्त करे। इन सब बातों का जो वर्णन है वो बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सपाट तरीके से इस कविता में हमें देखेंगे। और इस तरह से कवि एक तरह से पीड़ा के साथ दृश्य संचार माध्यम के संबंधों को इस कविता में रेखांकित करते हैं। आगे देखिए, किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को उस पीड़ा के प्रति स्वयं संवेदनशील होने और दूसरों को संवेदनशील बनाने का दावेदार होना चाहिए। यहाँ कवि कह रहे हैं कि किसी की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए, अर्थात कोई भी जो मीडिया वाला व्यक्ति है वो किसी अपाहिज व्यक्ति की, किसी दिव्यांग व्यक्ति की पीड़ा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक, समाज तक, जनता तक पहुंचाने के लिए पहले उस व्यक्ति को खुद को संवेदनशील होना चाहिए। यहाँ कवि यही कहना चाह रहे हैं कि अगर जो मीडिया वाले समझ लीजिए या माध्यम बीच में कोई भी व्यक्ति जो उस अपंग की पीड़ा को तीसरे व्यक्ति तक, जनता तक पहुंचाना चाहता है, तो इसके लिए पहले उस जो मध्यम है, जो बीच वाला व्यक्ति है, जो हम मान सकते हैं कि जो मीडिया वाला है, उसको खुद को संवेदनशील होना जरूरी है। जब वो संवेदनशील होगा, वो व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति की संवेदनाओं से, उसकी पीड़ाओं से जुड़ेगा, तभी वो उनकी संवेदनाओं को जनता तक या दर्शक वर्ग तक पहुंचा पाएगा। अगर वो ही संवेदनशील नहीं रहेगा तो उसकी संवेदनाओं को वो जनता तक नहीं पहुंचा पाएगा। लेकिन विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को पर्दे पर उभारने का प्रयास करते हैं, तब कारोबारी दबाव के तहत आपका रवैया संवेदनहीन हो जाता है। देखिए, यहाँ कह रहे हैं कवि कि विडंबना, दुख की बात तो यह है कि जब वह मीडिया वाला व्यक्ति या जो भी मध्यम व्यक्ति है जो उस अपाहिज की पीड़ा को जनता तक, दर्शक वर्ग तक, बहुसंख्यक लोगों तक पहुँचाना चाहता है, वह व्यक्ति कारोबार के दबाव के तहत अपना रवैया क्या बना लेता है? संवेदनहीन बना लेता है। कारोबार के दबाव के नीचे, अर्थात पैसे कमाने के चक्कर में अपने जो चैनल है उसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपने कार्यक्रम को, अपने चैनल को रोचक और सफल बनाने के लिए किस तरह वो संवेदनहीन रवैया उससे अपनाता है। जबकि उसकी पीड़ा को, एक दिव्यांग अपाहिज व्यक्ति की पीड़ा को दर्शक वर्ग तक पहुंचाने के लिए कवि यह शर्त बता रहे हैं कि उसे संवेदनशील होना चाहिए, जबकि ये तो किस तरह से संवेदनहीन होता हुआ दिखा रहे हैं। आगे देखिए, सहाय जी की यह कविता टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को उभारती जरूर है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलीविजन माध्यम से जोड़ करके ही देखा जाए। अपनी व्यंजकता में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो दुख, दर्द, यातना, वेदना को बेचना चाहता है। यहाँ पे रघुवीर सहाय जी कह रहे हैं कि यह जो कविता है वो टेलीविजन स्टूडियो के भीतर की जो दुनिया है उसको हमारे सामने जरूर प्रस्तुत करती है, उसकी सच्चाई को, उसकी यथार्थ को, उसकी वास्तविकता को हमारे सामने जरूर प्रस्तुत करती है, लेकिन इस कविता को केवल और केवल टेलीविजन माध्यम से ही जोड़ करके नहीं देखा जाए। यह जो कविता है वो हर ऐसे व्यक्ति की ओर इशारा करती है, हर ऐसे व्यक्ति की तरफ व्यंग्य करती है जो लोगों के दुख दर्द को, लोगों की पीड़ा को, लोगों की यातना को, लोगों की वेदना को बेचना चाहते हैं, उसको बेच करके अपना लाभ, अपना हित कमाना
चाहते हैं, ऐसे हर व्यक्ति की तरफ ये कविता व्यंग्य कर रही है, इशारा कर रही है। आगे देखिए, इस कविता को शारीरिक चुनौती झेलते लोगों के प्रति संवेदनशील नजरिया अपनाने के लिए प्रेरित करते पाठ के रूप में भी पढ़ा जा सकता है। कवि कह रहे हैं कि इस कविता को हम इस रूप से भी पढ़ सकते हैं कि लोगों में शारीरिक चुनौती झेल रहे लोगों के प्रति संवेदना जागे, उन दिव्यांगों के प्रति लोगों का संवेदनशील नजरिया रहे। इस उद्देश्य से भी ये कविता हमारे पाठ्यक्रम में जोड़ी गई है। इसके लिए कवि ने धुर संवेदनहीनता को रेखांकित करने का तरीका अपनाया है। वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा जगाने के मकसद से शुरू हुआ कार्यक्रम क्रूर बन जाता है। अंत में कवि कह रहे हैं कि किस तरह से दर्शकों में करुणा जगाने के उद्देश्य से शुरू किया हुआ कार्यक्रम अंत में जाकर के क्रूर बनता हुआ दिखाई देता है। ये था कविता का परिचय, अर्थात कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता है, इस कविता में कवि मुख्य रूप से तो वो टेलीविज़न स्टूडियो को ले रहे हैं कि किस तरह से टेलीविज़न स्टूडियो के भीतर एक अपाहिज व्यक्ति के प्रति संवेदना, दर्शकों में संवेदना जगाने के लिए, वास्तव में उस अपाहिज व्यक्ति के प्रति उनके मन में कोई संवेदना नहीं है, अपने कार्यक्रम को सफल और रोचक बनाने के लिए किस तरह का दिखावा उन मीडिया वालों के द्वारा, उन टेलीविज़न स्टूडियो वालों के द्वारा किया जाएगा, उसी का वर्णन इस कविता में हम देखेंगे। तो आइए कविता शुरू करते हैं। कमरे में बंद अपाहिज। ये जो कविता है, इस कविता में कवि जो रघुवीर सहाय जी हैं, उन्होंने पत्रकारिता की दुनिया में होने वाले व्यवसायीकरण के बारे में और मनुष्य की संवेदनहीनता के बारे में बताना चाह रहे हैं। कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये जो पत्रकारिता वाले हैं वो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह से संवेदनहीन बनते जा रहे हैं, उसी बात को यहाँ व्यंग्य के साथ प्रस्तुत किया गया है कि किस तरह से वो जो लोग हैं केवल अपना लाभ कमाने के लिए, केवल अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, कुछ पैसे कमाने के लिए लोगों की भावनाओं के साथ, लोगों की संवेदनाओं के साथ खेलते जा रहे हैं। तो आइए कविता शुरू करते हैं। हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कमरे में, उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? कैमरा, दिखाओ इसे बड़ा बड़ा। तो हाँ, बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, वह दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। देखिए यहाँ कवि क्या कह रहे हैं, हम जो है वो मीडिया वालों के लिए है, जो उसका साक्षात्कार, अपंग व्यक्ति का, जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका साक्षात्कार लेने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए है, मीडिया वालों के लिए है कि वो दूरदर्शन पर बोलेंगे कि हम समर्थ, हम शक्तिवान, अर्थात मीडिया वाले जो हैं वो अपने आप को बहुत ही समर्थ, बहुत ही शक्तिवान, बहुत ही शक्तिशाली समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि वो अपनी बात को प्रसारित करके दूर दूर तक लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए मीडिया वाले अपने आप को समर्थ और शक्तिवान मानते हैं। और ऐसे समर्थ और शक्तिवान मीडिया वाले जो हैं वो एक दुर्बल को लाएंगे, एक कमजोर असहाय व्यक्ति को लाएंगे, और वो भी एक बंद कमरे में। अर्थात कवि यहाँ यही बताना चाहते हैं कि वह मीडिया जो अपने आप को समर्थ और शक्तिशाली कहने का दावा करता है, वो मीडिया एक दुर्बल असहाय व्यक्ति को उसका साक्षात्कार लेने के लिए, उसका इंटरव्यू लेने के लिए एक बंद कमरे में अपने साथ लाएंगे और फिर उससे उसके इंटरव्यू में कैसे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं वो देखिए। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा, देता है? और इस तरह से वो मीडिया वाले जो अपने आप को समर्थ और शक्तिवान समझते हैं, वो उस अपाहिज व्यक्ति से, उस असहाय व्यक्ति से ऐसे सवाल पूछते हैं, ऐसे अमानवीय और करुणाहीन सवाल पूछते हैं। उससे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि आप क्या अपाहिज हैं? उस व्यक्ति को मीडिया वाले खुद अपाहिज समझ करके, अपाहिज मान करके
करके ही उसका साक्षात्कार करने के लिए लाए थे, लेकिन खुद ही उससे ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिससे कि उसकी भावनाओं को ठेस लगे। अगला सवाल उससे पूछ रहे हैं कि आप क्यों अपाहिज हैं। अब देखिए, व्यक्ति का अपाहिज होना उसकी अपनी मर्जी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसकी भावनाओं के साथ खेलने के लिए कैसे उससे सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप क्यों अपाहिज हैं। इसका जवाब क्या वो व्यक्ति दे सकता है। फिर उससे अगला सवाल पूछा जाएगा, आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। अगला सवाल उससे पूछ रहे हैं कि अपाहिजपन दुख देता है आपको। अब हम खुद सोचते हैं कि किसी व्यक्ति के शरीर का अगर कोई अंग काम नहीं कर रहा है, उसके हाथों में से या उसके पाँव में से, उसके आँख में से, शरीर का कोई भी एक अंग काम नहीं कर रहा है, तो सीधी सी बात है हर व्यक्ति को कष्ट होता है। और ये जो सवाल हैं इनमें से कोई भी वो सवाल नहीं है जो उस व्यक्ति को पूछा जाए, क्योंकि अगर ये सवाल हम उस व्यक्ति से पूछेंगे तो उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगा, उसकी पीड़ा बढ़ाएंगे, ना कि हम उसकी पीड़ा को कम करेंगे। और इस तरह जब उस व्यक्ति से ऐसे अमानवीय सवाल पूछे जाएंगे तो उसकी जो भावना है उनको ठेस पहुंचेगी और उसकी वजह से उसको दुख होगा और उसके चेहरे पर वो दुख उभर करके आएगा। उस व्यक्ति का जो दुख है वो उसके अपाहिजपन की वजह से नहीं उभर करके आया है, उसका जो चेहरे पर अभी अभी जो दुख उभर करके आया है वो ऐसे अमानवीय और क्रूर सवालों की वजह से उभर करके आया है। और यही मीडिया वाले जो हैं वो चाहते हैं कि इस व्यक्ति के चेहरे पर इसकी पीड़ा जो है वो उभर करके आए और हम वो दर्शकों तक दिखाएं और दर्शक उसको देख करके देखेंगे तो हमारा कार्यक्रम क्या होगा, सफल होगा, क्योंकि इस व्यक्ति की संवेदनाओं के साथ हम दर्शकों की संवेदनाओं को जोड़ पाएंगे। और इस तरह जब उस व्यक्ति के चेहरे पर जो पीड़ा के भाव, जो दुख के भाव उभर करके आते हैं, उसके बाद जो टेलीविज़न का जो उद्घोषक है वो अपने कैमरामैन को निर्देश देता है कि कैमरामैन दिखाओ इसे बड़ा बड़ा, इसके चेहरे को बड़ा बड़ा करके पर्दे पर दिखाइए। और इस तरह से उसके चेहरे को पर्दे पर बड़ा बड़ा करके दिखाया जाता है और फिर उससे पूछा जाता है अगला सवाल कि हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। उस व्यक्ति से यही सवाल पूछा जा रहा है और फिर पूछा जा रहा है जल्दी बताइए, वह दुख बताइए कि आपको जो पीड़ा है, जो दुख है वह बताइए। और इस तरह से वह जो अपाहिज व्यक्ति है, वह जो दिव्यांग व्यक्ति है, वह बता नहीं पाएगा कि उसको क्या पीड़ा है, क्या दुख है, वह अपाहिज क्यों है, अपाहिजपन दुख देता है या नहीं देता है। ऐसे क्रूर सवालों का जवाब वो नहीं दे पाएगा। अभी अगला देखते हैं। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। कैसा यानी कैसा लगता है, हम खुद इशारे से बताएंगे क्या ऐसा। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे। इंतजार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, करते हैं। यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। देखिए, उस व्यक्ति से बोल रहे हैं, अपाहिज व्यक्ति से, कि सोचिए, सोच करके बताइए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। देखिए, ये जो पीड़ा है, ये जो दुख है, ये सोचने की चीज़ नहीं होती है। सुख दुख ये सोच करके बताने की चीज़ नहीं होती है कि मुझे कितना सुख है, कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। लेकिन फिर भी ऐसे क्रूर सवाल उससे पूछे जा रहे हैं कि सोच करके बता दीजिए कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, यानी कैसा लगता है। बार बार यही सवाल उससे पूछे जा रहे हैं। और अगर जब वो नहीं बता पाता है तो जो टेलीविज़न का जो उद्घोषक है वो खुद इशारे करके बताएगा, खुद बताने की कोशिश करेगा, खुद इशारे करेगा कि इस तरह से बताइए, ऐसा लगता है आपको, ये बात दर्शकों तक आप पहुंचाइए। खुद अपनी तरफ से उससे कोशिश करेगा बोलने के लिए कि हाँ जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप बताइए। खुद इशारे से बताएंगे कि ऐसा लग रहा है मुझे, ये सब आप दर्शकों तक बताइए। ये जो बातें हैं वो जो टेलीविज़न का उद्घोषक है वो उस पीड़ित व्यक्ति से, उस अपाहिज व्यक्ति से कह रहे हैं। फिर उससे कह रहे हैं सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश कीजिए। अपना दुख बताने के लिए सोचिए, थोड़ी कोशिश करके अपनी पीड़ा को लोगों तक पहुंचाइए। और अगर आप सोच करके अपनी पीड़ा अब दर्शकों तक नहीं पहुंचा पाएंगे तो आप यह अवसर
खो देंगे, अर्थात अपनी पीड़ा को बताने का ये जो बहुमूल्य अवसर आपको मिला है वो आप खो देंगे। किस तरह से ये जो मीडिया वाले हैं वो उसे अमानवीय सवाल पूछते जा रहे हैं, अमानवीय सवाल करते जा रहे हैं। और इस तरह से आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रुला देंगे, और इस तरह से अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, अपने चैनल को लोकप्रिय बनाने के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए ये जो टेलीविज़न वाले हैं वो इस तरह के अमानवीय सवाल पूछ पूछ करके उस व्यक्ति को रुला देंगे। यहाँ वह व्यक्ति अपनी अपाहिजता की वजह से, अपनी पीड़ा की वजह से नहीं रोएगा, वह व्यक्ति रोएगा ऐसे अमानवीय सवालों की वजह से। और इंतज़ार करते हैं आप भी जो है वो यहाँ दर्शक वर्ग के लिए है, जो उस साक्षात्कार को देख रहा है, वो भी उस व्यक्ति के रो पड़ने का इंतज़ार करते हैं कि देखिए इस व्यक्ति के चेहरे पर कितना दुख उभर करके आ रहा है, शायद अभी रोएगा। आप भी ऐसा सोचते हैं, और जो दूरदर्शन वाले हैं वो भी यही सोचते हैं कि ये व्यक्ति जितना जल्दी रोए उतना जल्दी हमारा कार्यक्रम सफल हो जाए और यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। और इस तरह के ये जो सवाल हैं वो टीवी पर नहीं दिखाए जाएंगे, टेलीविज़न पर नहीं दिखाए जाएंगे, वो केवल उस व्यक्ति के सामने ही बताए जा रहे हैं, उस अपाहिज के सामने ही पूछे जा रहे हैं। ऐसे अमानवीय जो सवाल हैं वो दर्शकों तक नहीं दिखाए जाएंगे। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कविता का अंतिम पद। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर, बहुत बड़ी तस्वीर, और उसके होठों पर एक कसमसाहट भी। उसके बाद में ये जो मीडिया वाले हैं वो पर्दे पर उस अपाहिज व्यक्ति की फूली हुई आँख की एक बड़ी तस्वीर उसको जूम करके दर्शकों को दिखाएंगे। पहले उसकी भावनाओं के साथ ऐसे प्रश्न पूछेंगे कि उसकी जो करुणा है वो उसके चेहरे पर दिखाई दे, उसकी जो पीड़ा है वो उसकी आंखों में, उसके होठों पर, उसके चेहरे पर दिखाई दे। ऐसे बेतुके सवाल पूछ पूछ करके उसके चेहरे पर वो कसमसाहट, वो बेचैनी लाने की कोशिश करेंगे, और फिर उसको पर्दे पर दर्शकों के सामने उसको बड़ा बड़ा करके जूम करके दिखाएंगे, और उसके होठों पर जो कसमसाहट, जो बेचैनी आई है उसको भी पर्दे पर बड़ा करके दिखाया जाएगा। और आशा है, उम्मीद है कि आप यानी कि जो दर्शक वर्ग है वो भी उसे, उसकी जो पीड़ा है उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और यहाँ उम्मीद करते हैं ये मीडिया वाले जो हैं वो, कि हम दर्शक जो हैं वो उस अपंग व्यक्ति के चेहरे पर जो पीड़ा उभर करके, जो दर्द उभर करके आया है वो उसकी अपंगता की वजह से दिख रहा है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वो उसकी पीड़ा जो है वो उसके मीडिया वालों के क्रूर सवालों की वजह से उसके चेहरे पर उभर करके आई है। यहाँ तक हो गया कि उसके चेहरे पर जो करुणा के भाव, जो पीड़ा के भाव दिखाना चाहते थे मीडिया वाले, वो कोशिश उनकी हो गई, यहाँ तक हो गया। उसके बाद में उनकी एक और कोशिश है, वो भी और करना चाहते हैं। वो कोशिश अगर उनकी सफल हो जाएगी तो वो सोचते हैं कि उनका कार्यक्रम भी सफल हो जाएगा। एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने हैं, आप और वह दोनों। एक और कोशिश क्या करेंगे, दूसरी कोशिश के लिए वो दर्शकों से कह रहे हैं कि दर्शक आप धीरज रखिए, देखिए अभी हम इस व्यक्ति की पीड़ा की और गहराई को दिखाएंगे। अर्थात उसके चेहरे पर तो उन्होंने पीड़ा दिखा दी, अब वो उसको रोता हुआ और दिखाना चाहते हैं, उनकी आंखों में आंसू और दिखाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब वो उसको रोता हुआ दिखाएं, वो अपनी पीड़ा को बताते हुए जब रोए तो उसके साथ साथ दोनों साथ में, दोनों कौन, दर्शक और अपंग व्यक्ति दोनों एक साथ रोएं, और इस तरह से वो जो व्यक्ति उसके कार्यक्रम को देखने वाले हैं वो उनके कार्यक्रम को सफल समझें और अधिक से अधिक लोग उनके कार्यक्रम को देखें, अधिक से अधिक लोग उनके कार्यक्रम से जुड़ें। और इसके लिए वो दर्शकों को धीरज रखने के लिए कह रहे हैं कि धीरज रखिए, हम एक और कोशिश करते हैं। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाते
हैं। ऐसे क्रूर और अमानवीय संवेदनहीन सवाल पूछ करके उसके चेहरे पर तो वो दुख ले आते हैं, लेकिन आंसू से वो अपनी पीड़ा को अभिव्यक्त नहीं कर पाया। इस काम में मीडिया वाले सफल नहीं हुए, और जब वो उसको रुलाने में, अपंग व्यक्ति को रुलाने में असफल होते हैं, तब वो कैमरामैन को, जो टेलीविजन का उद्घोषक है, वो निर्देश देता है कि कैमरामैन बस करो, नहीं हुआ, अगर ये नहीं रो पाया है तो रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। ये जो कोष्टक में इस कविता में जगह जगह पे जो पंक्तियां दी गई हैं, वो कविता की जो सजीवता है, जो सार्थकता है, जो यथार्थ है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है कि किस तरह से वो कैमरामैन को निर्देश दे रहा है कि हमारे पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। हम इसकी संवेदना को दिखाने के लिए पर्दे पर नहीं लेके आए हैं, हम तो अपने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लेकर के आए हैं, लेकिन अगर ये नहीं रो रहा है तो रहने दो, कार्यक्रम अगर सफल नहीं हो पा रहा है तो रहने दो, हमारे पर्दे पर वक्त की कीमत होती है। और इस तरह ये जो पंक्तियां हैं वो इस कविता को बहुत ही रोचक, बहुत ही सजीव बना रही हैं। और अब अंत में जो दूरदर्शन का उद्घोषक है वो मुस्कुरा करके दर्शक वर्ग से कहेगा कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, और अंत में धन्यवाद। लेकिन ये जो बीच में जो कोष्टक में बात कही गई है, बस थोड़ी सी कसर रह गई, वो उनकी अपनी तरफ से कही गई है, वो दर्शकों को नहीं बताई जा रही है कि हाँ हम इसको रुलाना चाहते थे लेकिन रुला नहीं पाए, वो कसर रह गई। ये जो बातें हैं वो इस कविता की वास्तविकता को बताने के लिए जगह जगह कोष्टक में दी गई हैं। कविता की जो सच्चाई है, जो वास्तविकता है, वो हमारे सामने आ सके। ये था कविता का भाव सौंदर्य। अर्थात इस छोटी सी कविता में रघुवीर सहाय जी ने मीडिया पर व्यंग्य किया है कि किस तरह से वो पर्दे के पीछे लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं और दर्शकों को अपना संवेदनपूर्ण और करुणामयी रूप दिखाने की कोशिश करते हैं कि उनके मन में अपाहिज व्यक्तियों के प्रति कितनी संवेदना है, कितनी करुणा है, लेकिन वास्तव में ऐसा है नहीं। और यह जो कविता है वो उनके इसी मुखौटे को उतारने की कोशिश की गई है। ये था इस कविता का भाव सौंदर्य। अब देखते हैं हम पूरी कविता का ही शिल्प सौंदर्य। वैसे इसमें ज़्यादा शिल्प सौंदर्य नहीं दिया गया है, कोई अलंकार, छंद वगैरह ऐसा इतना कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी देखते हैं। सबसे पहले भाषा की बात करते हैं तो कविता की जो भाषा है वो बहुत ही सहज, सरल, सुबोध भाषा है। उसके साथ साथ विषय के अनुकूल भाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। उसके साथ ही कविता में नाटकीय शैली भी है और मुक्त छंद का प्रयोग किया गया है। जगह जगह पे हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार है, कई जगह पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, किसी छंद का प्रयोग नहीं है, इसलिए ये मुक्त छंद रचना है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो भावों का जो लय है, कविता की जो भावनात्मक लय है, वो कविता में देखने को मिलती है। और इस तरह से ये हमारी छोटी सी कविता समाप्त होती है। धन्यवाद।